ये कहानी दो ऐसे इंसानों के बारे में है जिनकी मौत अभी अभी हुई है, लेकिन दोनों की ही आत्माएं दो दुनियाओं के बीच फंस चुकी है। लेकिन तभी दूसरी दुनिया से इन दोनों के लिए दो दरवाजे खुलते हैं, जिसमें एक दरवाजा स्वर्ग की तरफ जाता था और दूसरा नर्क की तरफ। लेकिन कुछ भयानक होता है जब वो इन दरवाजों के पास जाते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2023 में रिलीज हुई फ्रेंच हॉरर मूवी जिसका नाम है पेंडेमोनियम। ये कहानी दिल दहला देने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत काफी खूबसूरत पहाड़ को दिखाते हुए होती है जिसकी सड़कें काफी लंबी लंबी थी। इन्हीं सड़कों पे एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका नाम नेथन था। पहले तो ये बेहोश था, अरबी से होश आ चुका है। उसके सामने एक क्रैश हुई कार भी पड़ी थी जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन चोट के नाम पे उसके शरीर पे एक खरोच भी नहीं थी, जिससे वो चौंक जाता है। तभी उसके सामने डैनियल नाम का आदमी आता है जिसकी बाइक से ही टकराकर उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। नेथन देखता है कि उसके भी शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। डैनियल उससे पूछता है कि तुम्हें याद है तुम गाड़ी से कब निकले। तब नेथन को एहसास होता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। डैनियल उससे बोलता है कि मुझे लगता है हम दोनों ही मर चुके हैं और ये हमारी आत्माएं आपस में बात कर रही है। नेथन ये मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ पे अपनी लाश को देखता है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। ये सब देखकर नेथन डर जाता है। अब उसे समझ में आ गया था कि वो वाकई में ही मर चुका है। अब उसे अपने बच्चों और अपनी फैमिली की याद आ रही थी। डैनियल बोलता है कि मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र हो रही है। अपनी वाइफ का नाम लेते ही उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि नेथन ने तो अपनी वाइफ का नाम लिया ही नहीं। तभी उस रास्ते पर एक कार आ रही थी जो नेथन की क्रैश हुई कार को देखकर रुक जाती है। नेथन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी ना ही नेथन को देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था, क्योंकि नेथन तो अब एक सोल बन चुका था। अब वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है और नेथन की बॉडी को चेक करता है तो देखता है कि वो तो मर चुका है, इसलिए वो उसके पर्स को निकालता है और उसमें से सारे पैसे वो लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब नेथन को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वो मर चुका है, इसलिए अब वो पैनिक करने लगता है क्योंकि अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। और उसका गुनाह ये था कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। अब डर की वजह से नेथन कांप रहा था। तभी डैनियल को एक संगीत सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक सफेद दरवाजा खुल चुका था। दरवाजा खुलते ही इनके ऊपर स्नोफॉल होने लगता है। अब डैनियल तो उस म्यूजिक को अच्छी तरह से सुन पा रहा था, लेकिन नेथन यहाँ पे उस म्यूजिक को बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा खुलता है जिसका कलर लाल होता है और इस लाल दरवाजे के पीछे से काफी भयानक चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी जो कि सिर्फ नेथन ही सुन पा रहा था। अब इतना तो इन दोनों को समझ में आ ही चुका था कि सफेद वाला दरवाजा स्वर्ग का है और लाल वाला दरवाजा नर्क का। अब जब यहाँ पे नर्क वाले दरवाजे की आवाज सिर्फ नेथन को सुनाई दे रही थी तो नेथन समझ जाता है कि वो नर्क में जाने वाला है और उसे अपनी वाइफ के मर्डर की सजा मिलने वाली है। यहाँ पे डैनियल काफी खुश था क्योंकि उसके लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुला था और वो स्वर्ग जाने वाला था। पैनिक होकर नेथन डैनियल से बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसकी मदद की है। वो अपनी बीमारी की वजह से तड़पती रहती थी, मैंने तो बस उसकी तड़प को खत्म किया है और उसे इस तकलीफ भरी जिंदगी से आजादी दी है। डैनियल उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और हेवन जाने वाले डोर की तरफ बढ़ जाता है। डैनियल को उस दरवाजे की तरफ जाता देख नेथन उसे धक्का दे देता है और खुद उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उस दरवाजे ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। डैनियल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छे सोल की तरह बिहेव करना चाहिए, तब शायद तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। नेथन उसकी बात को मान लेता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बाइक को जानबूझकर टक्कर नहीं मारा था। डैनियल उसके गले लगता है और बोलता है इट्स ओके, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी ही नहीं है, मेरी भी गलती है। मेरे सामने एक लड़की आ गई थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। ये कहकर वो हेवन के दरवाजे को पार करता है, लेकिन उस दरवाजे को पार करने के बाद भी वो अभी भी इसी दुनिया में था। तभी इन दोनों के सामने एक बच्ची आ जाती है जो अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। डैनियल उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही बच्ची है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटका था, यानी कि ये बच्ची अब उसकी वजह से मारी जा चुकी है। डैनियल को काफी दुख होता है, इसलिए वो नेथन को बता देता है कि वो नशे में था और ये एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ है। वो बच्ची कहती है कि तुम दोनों की वजह से मेरी जान चली गई और इसलिए अब तुम दोनों भी इस नर्क की आग में जलोगे। और ये कहते ही वो चिल्लाने लग जाती है। वो दोनों उसे काफी चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होती।
जिसके बाद डैनियल उसे उठाकर स्वर्ग के दरवाजे के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और वो हेवन का दरवाजा भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ हेल का दरवाजा बचा था, यानी कि अब इन दोनों को हेल में जाना है। नेथन उस हेल वाले दरवाजे में जाने से डर रहा था, इसलिए वो यहाँ पे भी चालाकी करता है और वो डैनियल को किक मारकर उस दरवाजे के अंदर भेज देता है और चिल्ला कर गॉड को बोलने लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ अपनी वाइफ की मदद की थी। तभी वहाँ पे एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो धुएं और आग का बना था। वो मॉन्स्टर नेथन को खाने ही वाला था कि तभी नेथन उससे डर जाता है और वो खुद ब खुद उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि जमीन पे बहुत सारी सोल्स ऐसे ही पड़ी हुई है। इन सोल्स में से उसे एक बच्ची की सोल भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब वो उस बच्ची के सिर पे हाथ रखता है तो वो उसकी लाइफ को देख पा रहा था। इस लड़की को अपने घर के अंदर और बाहर काफी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती थी, जिसे देखकर वो काफी डरा करती थी। इसकी माँ को लगता था कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए वो इसका इलाज कराना चाहती थी। लेकिन इसके डैड को लगता था कि ये बच्ची उनके लिए खतरा है, इसलिए इसके दोनों पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे। अब रात में वो अचानक से उठ जाती है और अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है, जहाँ पे अभी भी वो लड़ ही रहे थे। उनको इग्नोर करते हुए वो किचन में जाती है और वहाँ से एक चाकू निकालकर ब्रेड में जैम लगाने लगती है, वो भी काफी अजीब तरीके से। उसे चाकू चलाने में काफी मजा आ रहा था। आगे हम इस बच्ची को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जहाँ पे वो थेरेपिस्ट को बता रही होती है कि उसे अपनी बहन को परेशान करना, उसे पेंसिल चुबाना काफी पसंद है, उसे अपने माँ बाप को परेशान करना भी काफी पसंद है, उसे चाकू भी काफी पसंद है और वो अपने माँ बाप को चोट भी पहुँचाना चाहती है। ये सुनकर थेरेपिस्ट हैरान हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये बच्ची डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और काफी जोर जोर से चिल्लाकर ब्रेकफास्ट मांग रही है, लेकिन इसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता और कोई भी वहाँ पे नहीं आता। ये बच्ची खुद ही उठकर किचन जाती है और जब ये वापस आती है तो इसके हाथ में सीरियल का एक बाउल होता है और इसके कपड़ों पर भी खून लगा होता है। बाउल लेकर ये बच्ची कमरे के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि फर्श पर इसके पेरेंट्स की लाश पड़ी है, यानी कि इस बच्ची ने ही अपने पेरेंट्स को मार दिया है। ये अपने पैरों से अपने पेरेंट्स को हिलाकर देखती है कि क्या वो सच में मर गए या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है तो वो अपनी मॉम को गुड बाय किस देती है, फिर टेबल पे बैठकर अजीब तरीके से ब्रेड में जैम लगाती है और फिर बेसमेंट में चली जाती है। उस बेसमेंट में उसका एक फ्रेंड रहा करता था जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा अजीब था। वो इंसानों की तरह दिखता था बट इंसान नहीं था। उसका नाम टॉनी था। ये बच्ची उससे कहती है कि तुम अब ऊपर आ सकते हो क्योंकि मेरे मॉम डैड अब मर चुके हैं। ये सुनते ही वो क्रिएचर उसके साथ ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था। अब वो बच्ची उसे बाथरूम लेकर के जाती है, फिर उसे नहाने को बोलती है। उसके बाद वो उसे अपने डैड के कपड़े देती है जिसे पहनकर वो रेडी हो जाता है। अब दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं। लेकिन इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के लिए इमेजिनेशन में एक थिएटर शो करती है जिसमें खुद को वो एक जेलर समझती है और टोनी को सबके सामने लाती है। टोनी ने कैदियों वाले कपड़े पहन रखे थे। वो बच्ची ऑडियंस यानी अपने मॉम डैड से कहती है कि टोनी ने एक मर्डर किया है और इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। टोनी कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो हमेशा से बेसमेंट में रहता था। लेकिन वो बच्ची कहती है कि नहीं, तुमने ही मेरे मॉम डैड को मारा है। और वो ऑडियंस से पूछती है कि इसकी जुर्म की क्या सजा होनी चाहिए, इसे जेल में डाल दे या फिर फांसी पे लटका दे। और ऐसा बोलते ही वो उसे फांसी के फंदे पे लटका देती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी। अब वो इमेजिनेशन से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि टोनी अभी भी उसके मॉम डैड की बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद कर रहा है। वो उसे बेड के नीचे छिपा देता है और उसी बेड के ऊपर वो बच्ची जंप करके खेल रही थी जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब ये बच्ची खुद को मिरर में देखकर टोनी से बातें कर रही होती है। तभी टोनी भी इसके सामने आ जाता है और खुद को मिरर में देखता है, लेकिन वो खुद को मिरर में नहीं देख पा रहा था। यानी कि इसका सीधा मतलब ये था कि टोनी नाम का ये इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सिर्फ इस बच्ची की इमेजिनेशन थी, यानी कि उसने खुद अपने मॉम डैड को मारा था और वो बार बार इल्जाम उस टोनी पे लगा रही थी। अब अगले दिन ये बच्ची और टोनी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल की आवाज आती है और ये बच्ची जाकर दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो पार्सल डिलीवर करने के लिए अपने किसी बड़े को बुलाने को कहता है। वो बच्ची पूरे घर में दौड़कर टोनी को आवाज देती है और उसे बुलाती है, लेकिन टोनी नहीं आता। काफी देर वेट करने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो वो पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है। वो दोबारा टोनी को ढूंढने के लिए उस कमरे में जाती है जिसमें उसके मॉम डैड की लाश होती है। तो वो देखती है कि टोनी उसकी मॉम डैड की लाश को खा रहा है। ये बच्ची अपने सारे टॉयज को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देती है और इसका इल्जाम भी वो टोनी पर ही लगा देती है। ये बच्ची इस हद तक मेंटली अनस्टेबल थी कि ये अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उससे बोलती है कि टोनी को भूख लगी है, चलो मेरे साथ। और वो उसे किचन में लेकर के जाती है और उसे माइक्रोवेव में बिठाकर ऑन कर देती है। उसके बाद पूरे घर में पागलों की तरह खुशी से झूमने लगती है
और उसके पीछे उसकी बहन की मौत हो जाती है। अब सीन कट होकर दोबारा हेल में जाता है, जहाँ पे हम नेथन को देखते हैं जो ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा गया था और उसे उस बच्ची के लिए भी बुरा लग रहा था। अब वो उस बच्ची की हॉरिबल लाइफ को और नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसे 2 डेड बॉडीज दिखाई देती है जिसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। ये सोल एक माँ बेटी की थी। ये इनकी सोल को टच करता है तो इनकी लाइफ को देखता है, जहाँ पे इसकी मॉम चाय बना रही थी और काफी रो रही थी। उसके बाद वो चाय लेकर एक टेबल पे बैठती है और वहाँ पे अपनी बेटी को काफी आवाज देती है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पे नहीं आती। अब उसकी नजर टेबल के ऊपर ब्लड स्टेन पर पड़ती है जिसे वो अपने नाखून से खरोचने लगती है। ये सब करते हुए वो रो रही थी। उसके बाद वो बाथरूम जाती है जहाँ पे उसकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी थी। वो काफी रो रही थी, जिसके बाद वो रोते रोते उसे बाथटब से बाहर निकालती है और ड्रैग करके कमरे के अंदर ले जाती है। फिर उसे कपड़े पहनाकर टेबल के ऊपर बिठा देती है। उसकी आंखें अजीब हो गई थी। अब वो उसके सामने ब्रेकफास्ट रखती है और उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, प्लीज अब उठ भी जाओ। मुझे पता है तुम्हें ये स्कूल नहीं पसंद है, मैं तुम्हें वो स्कूल अब नहीं भेजूंगी। आज अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हम वेकेशन पे होते। सीन यहाँ पे कट होकर एक दिन पहले का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़की वॉशरूम में नहा रही होती है। इसकी मॉम वहाँ पे आती है और इसे बोलती है कि जल्दी नहाकर रेडी हो जाओ क्योंकि तुम रोज रोज स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकती। अब ये लड़की रेडी होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाती है। वो एक चाकू से खेल रही होती है, तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है। उस ब्लड को वो टेबल पे पोंछ देती है। ये वही ब्लड स्टेन था जो पिछले सीन में इसकी मॉम स्क्रैच करके निकाल रही थी। अब ये लड़की अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ के बच्चे मुझे बुली करते हैं। अब इसी को लेकर दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है क्योंकि इसकी बेटी स्कूल को छोड़ना चाहती थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम नई हो इस स्कूल में, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा होता है, जैसे जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात के लिए तुम स्कूल नहीं छोड़ सकती। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि इसकी मॉम एक व्हील चेयर को नीचे लाती है और उसके ऊपर अपनी बेटी को बिठाती है। वो उससे बोलती है कि आज हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों निकलने ही वाले होते हैं कि तभी इसकी मॉम के ऑफिस से फोन आ जाता है और डोरबेल भी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक वॉल होती है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वो होश में आती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी नेबर खड़ी है। उसकी नेबर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो घबरा कर बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्चुअली हम दोनों आज घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसका ये बिहेवियर उस नेबर को काफी सस्पिशियस लगता है, जिसके बाद वो उसे साइड करके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे उसकी बेटी की डेड बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़की स्कूल के वॉशरूम में डर कर बैठी होती है और बाहर 3 लड़कियां दरवाजा पीट पीट कर इसे बाहर बुला रही थी। जब ये डर कर बाहर आती है तो ये तीनों उसे काफी बुली करते हैं। ये उससे अपने जूते भी चटवाते हैं, जिसका वीडियो भी ये लोग बना लेते हैं। इस बुली को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान ले ली। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि इस लड़की की मॉम उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं जा रही थी और काफी तेज गाड़ी चला रही थी। इसकी मॉम काफी रो रही थी और रोते हुए इससे काफी बातें कर रही थी और वो उससे भी बात करने को बोल रही थी, लेकिन वो तो मर चुकी थी। जब वो कोई भी जवाब नहीं देती तो वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी आंखें बंद कर देती है। अब वो होश में नहीं थी, जिसके बाद उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उससे काफी चोट आती है। अब रेस्क्यू टीम आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहती थी। फिर भी रेस्क्यू टीम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब जब वो उसकी बेटी को निकालने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो मर चुकी है। उन्हें लगता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है, उसके सुसाइड का उन्हें पता नहीं चलता। नेथन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कोई और सोल को टच करने की सोचता भी नहीं, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तभी वहाँ पे हेल का गार्ड आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे अपने बुरे कामों की वजह से हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा दूंगा। नेथन उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, बोलता है प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, मैंने तो बस उसकी मदद की थी, उसके दर्द भरी जिंदगी से उसे आजाद किया था। गार्ड बोलता है चाहे जो भी था तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं था, अब तुमने गलत काम किया है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। अब गार्ड उसे एक भयानक से कमरे के अंदर लेकर के जाता है जहाँ पे लाल रोशनी जल रही थी। वहाँ पे और भी बहुत सारी सोल्स थी। वो गार्ड उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे 4000 साल तक रहना होगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेथन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो बस चीखने चिल्लाने लगता है। आवाज को सुनकर उस कमरे में सो रहा एक भयानक सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला लंबा चौड़ा सोल जाग जाता है। वो उसके पास आ जाता है और आते ही उससे बोलता है कि क्या तुम मेरा नया खिलौना हो। वो आते ही नेथन को परेशान करने लग जाता है और उसे पूरी तरह से मारता है, पीटता है। वो उसे इस हद तक मारता है कि नेथन इस सोल की दुनिया में भी मर जाता है। ये देख करके वो गार्ड वहाँ पे जल्दी से आता है और नेथन को मरा देख उस मॉन्स्टर को डांटने लगता है। वो उससे बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इसे आजाद कर दिया है, इसे यहाँ पे सजा काटने के लिए लाया गया था, लेकिन तुमने इसे असल दुनिया में पहुँचा दिया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि
नेथन का अब जन्म हो चुका है, उसकी आत्मा इस बच्चे के अंदर आ गई। गार्ड उससे बोलता है कि तुम्हें नेथन की आत्मा को वापस लाना होगा, जिसके बाद हम इस गार्ड को उस बच्चे के कमरे में बैठा हुआ देखते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।